नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रमेश उपाध्याय जी द्वारा रचित कहानी कहीं जमीन नहीं। अप्पी को शोर पसंद नहीं, अब तो जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये बच्चे हैं कि हमेशा शोर मचाते रहते हैं, खाना और उधम मचाना हर समय। आखिर हद होती है। भाभी को भी जरा परवाह नहीं। अरे कम से कम यह तो सोचे कि कोई बीमार है, पर नहीं, कभी नहीं कहेंगी कि ये जरा शांत रहे। हमेशा काम 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 और काम। बच्चों की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं। संभाले तो अप्पी संभाले, और अब बीमार पड़ी है तो पड़ी है, यह घर है, इससे तो किसी अस्पताल में पड़ी होती। भैया सुबह शाम डॉक्टर की तरह आकर हालचाल पूछ लेते हैं, और भाभी दिन में 6-4 बार नर्स की तरह पास आकर दवा और पथ्य दे जाती है। बस रात में सब उसे अकेली छोड़कर दूसरे कमरे में सो जाते हैं। अप्पी अकेली पड़ी रहती है, जागती रहती है। पानी वानी बिस्तर के पास स्टूल पर रख दिया जाता है कि अपने आप लेकर पी ले, दूसरों की नींद खराब ना करे। इसे कहते हैं अपना घर। पिताजी होते तो ऐसा होता, लेकिन अप्पी शिकायत नहीं करती। चुपचाप अपने दुख को पीना उसने सीख लिया। उसने भीतर आग धधकती रहती है, लेकिन ऊपर से देखकर कोई जान नहीं सकता कि यह 20 बरस की लड़की मन ही मन कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ती होगी। कोई नहीं जान सकता कि अप्पी नाराज है, लेकिन अप्पी नाराज है भैया से, भाभी से, बच्चों से, उन सब से जो रिश्तेदारों या संगी साथियों का फर्ज निभाने के लिए उसका हाल चाल पूछने आया करते हैं। वे आते हैं इस कदर गंभीर और सहमे सहमे कि अप्पी को उन पर दया आने लगती है। बेचारे नौसिखवे अभिनेता गंभीरतापूर्वक मिजाज पुरसी का अभिनय करना चाहते हैं, लेकिन ठीक से कर भी नहीं पाते। यूं दबे पांव आएंगे जैसे अप्पी सो रही हो और वे डर रहे हों कि कहीं उनकी आहट से वह जाग ना जाए। यूं धीमे स्वरों में बोलेंगे जैसे कमरे में हवा की जगह कोई बेहद नाजुक चीज भरी हो, जो ऊंचा बोलते ही टूट जाएगी। यूं खामोश बैठे रहेंगे जैसे अप्पी मर गई हो या उसका मातम मनाने आए हों। अप्पी गिनती रहती है आज कितने लोग उसे देखने आए। प्रभात, सुनंदा, कीर्ति, गुड्डू भाई साहब और भाभी जी 5 और मनोज 6। कॉल बेल बजी। क्या फिर कोई? नहीं, भैया होंगे। बाहर खेलते बच्चे शोर मचाते हुए गेट की तरफ भागे। अप्पी अपने कमरे में लेटी लेटी आवाज़ों से जानती रहती है कि बाकी घर में क्या हो रहा है। भाभी गेट खोलने गई हैं। 7:15 बजे हैं। भैया जल्दी आ गए हैं। भैया ही हैं, लेकिन यह साथ में कौन? मुकुल? इतने दिन बाद, और इस तरह गला फाड़कर हंसता हुआ। उसे मालूम नहीं कि अप्पी बीमार है। सब आ रहे हैं, सब अप्पी के कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। अप्पी आंखें बंद कर लेती हैं। संज्ञा शून्य सी हो जाती है। भैया आवाज़ देते हैं, अप्पी। भाभी कहती है सो गई है शायद। अप्पी दम साधे तीसरी आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा करती है, लेकिन तीसरी आवाज़ बाहर से आ रही है। हाँ हाँ, तुमको भी। बच्चों की टॉफ़ियाँ बांट रहा होगा। टॉफ़ियाँ लाना कभी नहीं भूलता। दुनियादार कहीं का। बाद में आएगा और जेब से एक टॉफ़ी निकाल कर कहेगा, लो तुम्हारे लिए एक ही बची है। भैया भाभी बाहर चले गए। भैया कह रहे हैं अप्पी तो सो रही है, चलो उधर चलकर बैठते हैं। अप्पी को लगता है खेल बिगड़ गया, लेकिन वह सुनती है। वह कह रहा है सो रही है, सो रही है, कमाल है, ये सोने का वक्त है, ठहरिए मैं देखता हूँ। और अप्पी को लगता है उसकी सांस अब रुकी। अब सुनती है, अप्पी अप्पी उठ, सुबह हो गई। और अप्पी सचमुच इस तरह आंखें खोलकर देखती है जैसे रात भर की चैन की नींद सोकर जागी हो, जैसे सचमुच सवेरा हो गया हो। भैया भाभी के साथ खड़ा मुकुल मुस्कुरा रहा है। अप्पी सकुचा जाती है। मन होता है झटपट उठकर बैठ जाए, लेकिन ध्यान आ जाता है कि वह तो बीमार है, उठ ही नहीं सकती, लेटी रहती है। मगर उसे लगता रहता है कि इस तरह लेटे रहना जैसे अभिनय है जो उसे करना है। बस मुस्कुरा भर देती है। मुकुल एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है, दूसरी कुर्सी पर भैया। भाभी अंदर रसोई की तरफ चली जाती है। मुकुल के हाथ में किताबें हैं, हमेशा की तरह। किताबें वह अप्पी के बिस्तर पर रख देता है। अप्पी को पता है अब जेब में हाथ डालेगा, टॉफ़ी निकालेगा और सिगरेट माचिस, लेकिन वह हाथ बढ़ाकर अप्पी की कलाई पकड़ लेता है। अनुभवी वैद्य की तरह नब्ज देखता है। बेशरम कहता है, भाई साहब आप खामखा परेशान हो रहे हैं, इसे कुछ नहीं हुआ। असल में डॉक्टर लोग आजकल बड़े बेईमान हो गए हैं। कोई जरा सा थक भी जाए तो कैलिफोर्निया निमोनिया जैसी मील भर लंबी बीमारी बता देंगे। मुझे जैसे कोई योग्य चिकित्सक को आपने बुलाया होता, आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाता, 2 दिन में से ठीक करके दौड़ा देता। भैया हंसते हैं और कहते हैं, तुम चिकित्सक कब से हो गए? वह आश्चर्य प्रकट करता है। अरे आपको नहीं पता, मैं तो जन्म से ही हूँ और चिकित्सक के सिवा कुछ भी नहीं।
भैया भी नाटक में शामिल हो जाते हैं। महाराज, बातें बनाने वाले तो हमने बहुत देखे, हम तो माने जब इस लड़की को ठीक कर दें। अवश्य अवश्य। ए लड़की सुनो, यह दबा लो और फौरन खा जाओ। जेब से टॉफी निकालकर उसका रैपर उतारता है, अपनी से मुंह खोलने को कहता है और टॉफी उसके मुंह में रख देता है। भैया हंसते हैं। वैद्यराज, आपने दवा तो दे दी, अब जरा रोक कर निदान होगा कि नहीं? वह मुस्कुराता है। रोग तो बहुत सीधा साधा है भाई साहब, ये लड़की थक गई है और मैं बताता हूँ कैसे थकी। परीक्षा से पहले नर्वस थी ना, और फिर जैसे तैसे इसने रात दिन परेशान होकर परीक्षा दी। होना तो ये चाहिए था कि परीक्षा के बाद ये महीने भर लंबी तान कर सोती, मगर यह चल दी समाज सेवा करने। आपने भी नहीं रोका। अब वह गंभीर है। भैया अपराधी की तरह बोलते हैं, हमने तो यह सोचा था कि थोड़ा घूम फिर आएगी तो इसका जी बहल जाएगा, हमें क्या मालूम था कि। मालूम तो अप्पी को भी नहीं था। कॉलेज की समाज सेवा समिति की ओर से लड़के लड़कियों का एक दल अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जा रहा था। अप्पी ने अपना नाम देते समय यही सोचा था कि अच्छा है, कुछ दिन सैर सपाटा हो जाएगा, लेकिन अप्पी के जहन में डरावनी छायाएं नाचने लगती हैं। उन 15 दिनों में देखा सुना सब कुछ एक भयानक दुस्वप्न की तरह याद आता है। तपते रेगिस्तान का एक सूना डरावना सिलसिला, बीच बीच में छोटी मोटी ढाणियां, थोड़े से घरों वाली उजाड़ सी बस्तियां, चारों ओर साए साए करती मौत, गहरे सन्नाटे में मुर्दों की तरह बेहद धीमी चाल से चलते हुए लोग। जवान लोग बहुत नहीं दिखते, वे लोग आजीविका की खोज में या तो पहले ही जा चुके हैं या अकाल से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं। रह गए हैं कुछ बूढ़े बेसहारा औरतें और बच्चे, अकाल मृत्यु को अटल नियति मानकर जीवन का एक एक दिन गिनते हुए। सरकारी राहत कार्य चल रहा है, लोगों को काम देने की कोशिश है, लेकिन 1.5 रुपए पर अंगूठा लगवाकर 75 पैसे उन बेजान और कांपती हथेलियों पर रख दिए जाते हैं जो अपनी मेहनत की मजदूरी के लिए नहीं, भीख पाने के लिए फैली हों। एक पुराना कुआं है, उसमें पानी नहीं, लेकिन सुबह से ही अपने अपने बर्तन लेकर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पानी की प्रतीक्षा करते हुए लोग आंखों पर हथेलियों का छप्पर बनाकर दूर क्षितिज की तरफ देखते हैं। दोपहर को कभी दूर से धूल उड़ाता हुआ एक ट्रक आएगा और थोड़ा थोड़ा पानी बांटकर अगली ढाणी की प्यास बुझाने चला जाएगा। इस तरह मौत का एक और जिंदा दिन गुजर जाएगा। शहर से आए हुए लड़के लड़कियों को वे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, बात करते हैं तो लगता है जैसे फंस गए हों या फंसाए जा रहे हों। सदियों से चले आते दामन और आतंक की परंपरा उनके चेहरे की झुर्रियों में लिखी है। शहर से आने वाला हर कोई उनके लिए सरकारी आदमी है, महाराजा का आदमी, जिसकी हर बात का जवाब गढ़ी खम्मा अन्नदाता कहकर देना लाजमी है। अप्पी को उन्होंने ना जाने कहाँ की राजकुमारी समझा होगा। अप्पी मन में बड़ा उत्साह भर ले गई थी कि उन लोगों का दुख बांट लेगी, लेकिन उस विशालकाय ठोस काली चट्टान जैसे दुख को बांटना तो दूर, पहले ही दिन लग गया कि अप्पी उसे इंच भर खिसका भी नहीं पाएगी। रात को जब उसके संगी साथी अपनी अपनी डायरिया लिख रहे थे, दिन में खोजी हुई तस्वीरों के बारे में बातें कर रहे थे, अखबारों में अपनी सचित्र प्रशंसाएं छपी देखने की कल्पनाएं कर रहे थे, अप्पी आंधी औंधी पड़ी बेआवाज सुबक रही थी। और वह औरत याद आ रही थी जिसने अपना दम तोड़ता बच्चा उसके पैरों के पास रख दिया था, और वह बूढ़ा जो अप्पी का कोई सवाल सुनकर 5-5 मिनट खामोश रह जाता और फिर अपनी निस्तेज आंखों में ढेर सारा भय और आशंका भरकर कहता, सब मेहरबानी है। पहली रात अप्पी रोई थी, लेकिन दूसरे दिन से आंसू कहीं भीतर ही सूख कर रह गए। फिर कोई करुण दृश्य उसे विचलित नहीं कर पाया। आंसुओं को पी जाने से अंदर शायद आग लग गई थी जो बाकी 14 दिन लगातार बढ़ती फैलती रही थी। पहले दिन उसे अपने ऊपर, अपने संगी साथियों पर, अपने देश पर शर्म आई थी, दुख हुआ था, लेकिन दूसरे दिन से गुस्सा आने लगा था। और उसी गुस्से में अप्पी ने एक ढाणी के उस नौजवान को चाटा मार दिया था जो राहत कार्य में मजदूरी करने के बजाय अपनी जवान बीवी के साथ बहारे की पौल में जा पड़ा था और बेशर्मी के साथ मुफ्त के टुकड़े खाकर खुश था। लेकिन अप्पी का गुस्सा तब तक न मिटने वाली खींच में बदल गया था जब वह उस नौजवान को जलील करने के बावजूद उसमें शर्म पैदा नहीं कर पाई। फिर एक दिन वह राहत कार्य वाले ठेकेदार से उलझ पड़ी कि वह पूरी मजदूरी क्यों नहीं देता, लेकिन वह बदमाश रात को अपने गुंडों के साथ आकर पूरी टोली के सामने ऐलान कर गया था कि कल सुबह वे लोग अपना डेरा डंडा वहां से उठा लें, नहीं तो लड़कियां पार कर दी जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगले दिन अप्पी की टोली को वहां से आगे चल देना पड़ा था। और वह मुकुल कह रहा था, कोई बात नहीं भाई साहब, आप इस लड़की के इलाज की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अप्पी को हंसी आती है। कितने भोले विश्वास से कह रहा है कि सब ठीक कर देगा, समझता है इसने रोग को ठीक ठाक पहचान लिया, लेकिन यह रोग, इसे क्या मालूम कि अप्पी का रोग उसकी देह में नहीं, उसकी आत्मा में समा गया है, जहाँ तक कोई दवा नहीं पहुँचती। और इस रोग की दवा हो भी कह सकती है,
विशालकाय ठोस काली चट्टान का यह दुख, क्या इसे कोई इंच भर हिला सकता है? नहीं, अप्पी मर जाएगी। अप्पी इस दुख से दबी दबी ही मर जाएगी। इस चट्टान के नीचे से निकल भागने के लिए कसमसाना भी अपने आप को छीन लेना ही होगा। इसलिए अप्पी शिथिल हो पड़ी। अब उसे कोई छेड़े नहीं, वह चुपचाप बेआवाज इस दुनिया से गुजर जाना चाहती है। और मुकुल तो सचमुच का डॉक्टर भी नहीं। भैया उठकर चले गए। मुकुल अप्पी के पास अकेला रह गया। अप्पी ने फैसला कर लिया कि मुकुल की बातों में नहीं आएगी। वह अब समझती है मुकुल सोच रहा होगा अप्पी को कोई मानसिक बीमारी है जिसे यह बातें बनाकर दूर कर देगा। आया बड़ा डॉक्टर। अप्पी अभी सारी डॉक्टरी फेल कर देगी। हाँ अप्पी, अब बोलो क्या तमाशा बना रखा है? क्या तुम वाकई बीमार हो? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुकुल के चेहरे पर ढेर सारी नासमझी घिराती है। अप्पी को मजा आता है। एक ही दाव में डॉक्टर साहब चित। अब कर लो अप्पी का इलाज। मुकुल कुछ और बोले, इससे पहले ही अप्पी उठकर बैठ जाती है। बेवजह हंसने लगती है। मुकुल का विस्मय और बढ़ जाता है। तब क्या भैया मजाक कर रहे हैं और तुम्हारा डॉक्टर भी? अप्पी इस प्रश्न को टाल जाती है। पूछती है, कहाँ रहे इतने दिन, आए क्यों नहीं? गाँव गया था। मुकुल बोल रहा है, अपने बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन अप्पी देख रही है उसके चेहरे पर नासमझी और विस्मय की जगह अब एक कड़वी खींच फैल गई। वह बोल रहा है पर लगता है कुछ नहीं कहने के लिए कुछ कह रहा है। अप्पी को लगता है खेल ज़्यादा नहीं चल पाएगा। पूछ लेती है, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों फूलता जा रहा है? दुख को मजाक बनाना ठीक नहीं अप्पी, लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मुकुल अचानक कह देता है। अप्पी को लगता है जब से आया शायद पहली बार कुछ बोला है। अप्पी ने सुना उसके मन में तीखी कटुता भर उठी। कहती है, दुख? तुम्हें पता है दुख क्या होता है? हाँ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें क्या दुख है। मुझे? हाँ मुझे मालूम है। जब से तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई है तुम सहज नहीं हो पा रही हो। यह ठीक है कि भाई साहब तुम्हें कोई अभाव महसूस नहीं होने देते, लेकिन पिता का अभाव क्या पूरा हो सकता है? मैं जानता हूँ अप्पी, तुम एक निश्चिंत और स्वतंत्र लड़की थी, एकदम चिंताओं से मुक्त। भविष्य के बारे में तुम कभी सोचती ही नहीं थी। तुम्हें लगता था जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तुम्हें असुरक्षा की भावना ने डर ने घेर लिया। तुम सोचने लगी तुम्हारा क्या होगा। इसलिए परीक्षा जिसकी तरफ से तुम हमेशा लापरवाह रहती थी, इस बार तुम्हारे लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गई। और खैर छोड़ो। छोड़ो क्या, बताओ ना। और अप्पी, चिंताएं मन की नहीं शरीर को भी प्रभावित करती हैं, और जब मन और शरीर दोनों रोगी हो अपने दुख बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं। लेकिन दुनिया में मोक्ष मृत्यु को कहते हैं ना मुकुल, मोक्ष। तुम मेरी बातें सुनने की बजाय मोक्ष के बारे में सोच रही हो। मुकुल चौंक गया। चेहरे पर आशंका की कपकपी सी आकर चली गई। लेकिन अप्पी निर्विकार है, या ऊपर से लगती है। कुछ पल यूं ही एक दूसरे की आंखों में कुछ खोजने की सी कोशिश निकल जाते हैं। फिर मुकुल हंस पड़ता है। तुम एकदम पागल हो अप्पी। खैर तुम स्वस्थ हो, अच्छी बात है, मेरी चिंता दूर हुई। लेकिन भाई साहब को इस झूठ मूठ की बीमारी से क्यों परेशान कर रही हो? ठहरो, मैं तुम्हें उन्हें भी चिंता मुक्त कर दूं। और अप्पी जब तक कुछ कहे, मुकुल दूसरे कमरे में है। भाई साहब को बता रहा है कि वह कितना कुशल चिकित्सक है। अप्पी सुन रही है। भैया आ रहे हैं। अप्पी जैसे भारहीन होकर कहीं ऊपर उठ गई है, जहाँ से घर का सारा नाटक दिखाई पड़ता है। नाटक जिसमें वह स्वयं को भी देख पा रही है, अपने आप से बिल्कुल अलग होकर। वह तो जो बेतरह थक कर अब धीरे धीरे लेट गई है, जैसे अप्पी नहीं एक दुखी लड़की है। मर जाने से ठीक पहले अप्पी को उस लड़की पर तरस आ रहा है। लड़की क्यों जिंदा रही 20 बरस, क्या कर लिया इसने? और अब अगर यह बच भी जाए, 100 बरस और जी भी जाए, तब भी क्या कर लेगी इसी तरह झूठी सांत्वनाओं के बीच धीरे धीरे मरने के सिवा? भैया भाभी और मुकुल सब इसी कमरे में आ गए। चाय पी जा रही है, हंस हंस कर बातें की जा रही हैं। अप्पी को आश्चर्य होता है कैसे ये लोग सुखी और खुश रह लेते हैं, और जीवित रहे चले जाने आने का इनका आग्रह किस आशा से चिपके हुए हैं ये इस बेहुदा चीज से। ये भैया 35 साल जी लेने पर इन्हें क्या मिला? एक नौकरी जिसके छूट जाने का डर इन्हें हमेशा लगा रहता है, एक पत्नी और एक बहन और 3 बच्चों का बोझ जिसे उठाने के लिए ये अपना छोटा सा शौक सिगरेट भी छोड़ बैठे हैं। और ये भाभी सुबह से रात तक इस घर की चाकरी करने की एवज में उन्हें क्या मिलता है? रूखी सूखी रोटी, मामूली से कपड़े और यह घटिया सा मकान। इन्हें यह जिंदगी क्या दे रही है कि ये हमेशा हंसती मुस्कुराती चली जाए? और यह मुकुल, इसे क्या मिला? कहीं कोई परिवार है इसका जिसके लिए यह इस शहर में पढ़ा है, मामूली सी नौकरी कर रहा है? उस परिवार से क्या संबंध है इसका? यही कि महीने के पहले सप्ताह में एक मनी ऑर्डर भेज दे, फिर भी यह इतना मस्त रहता है। कैसे रह लेता होगा? वह कुछ कह रहा है। अप्पी तुम बिल्कुल ठीक हो। आज रात
अच्छे बच्चों की तरह निश्चिंत होकर सो, कल सुबह तुम एकदम फ्रेश उठोगी, मैं सुबह आऊँगा और तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा, 5 बजे तुम तैयार रहना। भाभी विरोध करती है, अभी घूमने फिरने लायक कहाँ है ये, लेकिन वह नहीं सुनता। कहता है वाह, घूमने फिरने लायक क्यों नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है, पैया पैया चलना सीख रही है, समझदार भी हो गई है, चीजी वीजी के लिए मैं चलती नहीं। सब हंसते हैं, वह खुद भी हंसता है, बातूनी। अप्पी को अजीब लगता है, आज दिन में 6 लोग आए, एक उनका नाटक था और एक नाटक यह भी, इसे सुखांत कहे अप्पी। सुखांत मतलब सुखांत, अंत में सुख। यह सब इसी तरह हंस रहे हैं और अप्पी मर जाए वह भी सुखांत होगा। अप्पी की तरफ से कितने लापरवाह होकर हंस रहे हैं, कितना मजा आएगा तब। और यह दूसरा दिन, अभी 4 भी नहीं बजे, अप्पी उठ बैठी है, घूमने जाने के लिए तैयार हो रही है। भाभी लगातार उसके पास है, डर रही हैं, घबरा रही हैं, कई बार मना कर चुकी हैं अप्पी इतनी कमजोरी में बाहर ना निकले, लेकिन अप्पी जाएगी, जरूर जाएगी। कोई अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दे तो क्या नहीं कर सकता। अप्पी आज सिद्ध कर देना चाहती है कि वह चाहे तो बेशर्म होकर जीती रह सकती है। शायद यह भी कि मृत्यु का वर्ण वह स्वेच्छा से कर रही है, मरेगी तो इसलिए नहीं कि जीवन में डर गई और पलायन के लिए उसने मौत को बुला लिया, नहीं। अप्पी सारी दुनिया को बता देना चाहती है कि उसने जीवन की व्यर्थता को जान लिया। कम से कम मुकुल जैसे बेवकूफ़ों को अप्पी यह जरूर बता देना चाहती है, जो अपना जीवन सार्थक करने के चक्कर में पड़े हैं। गर्मी के दिन है, फिर भी सुबह की ठंडी हवा अप्पी को ना लग जाए इसलिए भाभी उसे शॉल उड़ा देती है। अप्पी ओढ़ भी लेती है, विरोध नहीं करती। मुकुल के साथ अप्पी को बाहर भेजते समय भाभी का चेहरा रोऊं रोऊं हो आया। अप्पी को लगता है कि वे उसे विदा करते समय भी ऐसी ही करुण और भावुक होगी। क्या मजेदार बात है, वियोग का दुख। ओह, थोड़े दिन फिर सब वही। एक व्यक्ति के रहने न रहने से क्या फर्क पड़ जाता है दुनिया में। रिक्शा बाजार से गुजर रहा है, बाजार अभी बंद है, लेकिन लोगों ने चलना शुरू कर दिया। अप्पी को अजीब लगता है, लोग इतने सवेरे किस चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। रिक्शा पास से गुजरता है तो घूर कर देखते हैं, क्या सोचते होंगे, भाई बहन है या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका। लोगों के दिमाग ठस हो चुके हैं, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। क्या कोई सोच सकता है कि इन 2 व्यक्तियों में से एक अव्यक्त हो चुका है। अप्पी को सब लोग छोटे छोटे निजी सरोकारों में टिक डिब्बे मारते हुए लगते हैं। अपने से थोड़ी ही दूर कोई मर रहा है, किसी को क्या मालूम। थोड़ी ही दूर भयानक अकाल में दम तोड़ते लोगों की चिंता किसको है। यह मुकुल जो दुनिया को बदलने की बात किया करता है, इसे भी इस समय क्या चिंता होगी। शायद यही कि यह जिस लड़की के साथ जीवन बिताने की सोचता है, वह अगर नहीं रही तो इसे कितनी परेशानी हो जाएगी। ठीक तो है, लोग अपनी सुख सुविधा से प्यार करते हैं। मुकुल पुराने बाग के पास रिक्शा रुकवाता है। पुराने बाग वाली झील अप्पी के लिए शहर की सबसे खूबसूरत जगह है, मुकुल के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। 2-2.5 साल पहले सर्दियों की एक सूनी दोपहरी, साइकिल नीचे छोड़कर चढ़ाई पर चढ़ते हुए दौड़ते हुए मुकुल ने अप्पी से एक बात कही थी। अप्पी दौड़ते दौड़ते और बाद में झील पर पहुंचकर भी देर तक हंसती रही थी। हंसते हंसते उसने कहा था, कभी किसी कहानी उपन्यास में ऐसा पढ़ा है कि लड़का दौड़ते फांपते जोर से चिल्लाकर कहे कि लड़की आई लव यू, और मुकुल जैसे झील के पार खड़ी किसी लड़की को सुनाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, ए लड़की सुनो, यह जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अप्पी के लिए वह दोपहरी आज तक नहीं बीती। लगता है वह दृश्य स्थिर होकर आसपास अटका रह गया। अप्पी जब चाहे उस दृश्य को छू छू कर टटोल कर देख सकती है। चढ़ाई पर चलते हुए अप्पी के पैर कांपने लगे हैं। बीमारी ने उसे सचमुच कमजोर कर दिया। कुछ कदम चलकर वह मुकुल के कंधे पर हाथ रख लेती है। मुकुल की बाह अप्पी की पीठ को सहारा देती हुई उठ जाती है। हाथ की उंगलियां आहिस्ता से अप्पी के बाएं कंधे को थाम लेती है। अप्पी मनी मन अपने आप से पूछती है, यह सुख है? लेकिन अगले ही क्षण उसे गुस्सा आ जाता है। वह इतने दिनों बाहर रहा और इसने एक चिट्ठी भी लिखने की जरूरत नहीं समझी। मान लो अप्पी इसी सोच में मर जाती। मुकुल जैसे अप्पी को मन भांप लेता है, कहता है, तुम मुझसे बहुत नाराज हो ना अप्पी, मैं मानता हूँ गाँव जाते समय मुझे तुमसे मिलकर जाना चाहिए था, उससे ज़िंदगी कुछ बदल जाती है। क्या कैसी बातें करने लगे हो, कैसी निराशा की? आखिर तुम्हें ऐसा क्या दुख है? अप्पी चुप रहती है, झील तक कुछ नहीं बोलती। झील पर पहुंचकर दोनों कुछ देर स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। झील किनारे से बहुत दूर तक सूख गई है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा पानी बचा है और मौसम का यही हाल रहा तो वह भी कुछ दिनों में सूख जाएगा। झील के तल की सूखी हुई मिट्टी में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। उन्हें देखकर दहशत होती है। शायद यही वजह है कि सुबह की सैर पर आने वाले लोग झील पर दिखाई नहीं दे रहे, नीचे बाग में होते हैं। अप्पी और मुकुल चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अप्पी दूर तक निगाह दौड़ाकर दार्शनिक अंदाज में बोलती है, सूखी हुई है झील कितनी भयानक लगती है।
दूर दूर तक फैले हुए पानी को देखकर कैसा विस्तार भाव जागता था मन में, और अब लगता है जैसे यहाँ आकर छोटे हो गए हैं, सब सूख रहा है। कहाँ पढ़ लिया यह? मुकुल हंसाने की चेष्टा करता है। मजाक नहीं मुकुल, सचमुच मुझे जीवन में अब कोई तुक नज़र नहीं आता। अपी कहती है। थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, मुकुल तुम्हें भोलाराम की याद है? भोलाराम, वह गौतम स्कूल का चपरासी? हाँ हाँ याद है। क्यों? वह मर गया। अरे! भोलाराम मुकुल की आंखों के सामने आ जाता है। देहात से आया एक किसान, जिसकी जमीन छिन गई, जिसे बुरी तरह अपमानित होकर गांव छोड़ना पड़ा, जिसका पूरा परिवार शहर में आकर भूख और बीमारी से मर गया, लेकिन जो अब भी 4 कूड़ जमीन अपनी बनाने की सोचता है। जमीन की कितनी लालसा थी उसमें। पेट काट कर वह पैसा बचाता था, और शक्की ऐसा कि बैंक और पोस्ट ऑफिस पर उसे रत्ती भर यकीन नहीं। अपना धन वह अपने पास रखता था, छप्पर में छिपाकर, गुदड़ों में सीकर, जमीन में गाड़ कर। लेकिन हर बार चोरों को ना जाने कैसे पता चल जाता। चोरी के बाद हर बार भोलाराम सिर पीट पीट कर रोता। सारे शहर को पता चल जाता कि भोलाराम का धन फिर चुरा लिया गया है। लेकिन वह शायद अगले ही दिन फिर बचत करने लगता और अपनी जमीन के सपने देखने लगता। मुकुल ने एक बार अप्पी के सामने ही उसे समझाया था कि वह जमीन का लालच छोड़ दे। उन मजदूरों को देखे जो गांव से आकर शहर के हो गए हैं, लेकिन भोलाराम नहीं माना। वह मजदूरों से नफरत करता, कहता था उन सालों की भी कोई इज्जत है। अप्पी कह रही है, इस बार चोरों ने छिपाए हुए धन का पता पूछने के लिए उसे बांधकर इतना मारा कि वह मर ही गया। चलो अच्छा हुआ, छूट गया जंजाल से। तुम्हें दुख नहीं हुआ मुकुल, भोलाराम के मरने का? मुकुल हंसता है। नहीं, मुझे वह आदमी हमेशा बेवकूफ़ और मज़ेदार लगा। यानी उसने जिंदगी भर इतना सब सहा, उसका तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं? इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी को देखकर तुम हंसी में उड़ा दोगे? नहीं, ट्रेजेडी तो वह वाकई है, और मैं इसे हंसी में नहीं उड़ा दूंगा, इसे सबक लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें जो आयरनी है उस पर भी तो तुम्हारा ध्यान गया। आयरनी? हाँ। अपी कुछ सोचने लगती है, सोचते सोचते ही बोलती है, इतनी बड़ी दुनिया और उसमें एक आदमी अपने लिए थोड़ी सी ज़मीन चाहता है। उस ज़मीन की उम्मीद में वह अपना सब कुछ तबाह कर लेता है। तुम्हारा शब्द बोलूँ तो सवारा हो जाता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, सारी ज़िंदगी कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन नहीं मिलती, लावारिस मर जाता है। म्यूनिसिपालिटी वाले उसकी लाश उठाकर मरघट में फूंक आते हैं। यह ज़िंदगी है, यह जीने लायक ज़िंदगी है। और ज़रा सोचो, क्या हम सब भी अपनी अपनी जगह भोलाराम ही नहीं है? हम सब हमेशा ज़िंदगी में अपनी अपनी ज़मीन ढूंढते हैं और अंत में पाते हैं कि ज़मीन कहीं नहीं। मुकुल हंसता है और ज़ोर से हंसता है। अब चिढ़ जाती है। तुम हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं समझ गया हूं कि तुम अपनी फ़िलॉसफ़ी समझाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी फ़िलॉसफ़ी भी समझ गया हूं। वह यह है कि यह दुनिया और यह ज़िंदगी एकदम बकवास चीज़ है। जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आदमी को मर जाना चाहिए। लेकिन मैडम, आपने इस घटना की जो व्याख्या पेश की है वह गलत है। गलत है? क्या गलत है इसमें? अपी, हम सब भोलाराम नहीं हैं। यह ठीक है कि हम सब जिंदगी में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं और देख रहे हैं कि ज़मीन नहीं मिल रही, लेकिन हम में से कुछ लोग यह भी जानते हैं कि लोग बाग अपनी ज़मीन अक्सर वहाँ तलाशते हैं जहाँ ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन के सपने देखने और हवा में हाथ पांव मारने से ज़मीन नहीं मिलती। अपी, लोग अपने नीचे देखते नहीं कि वे जहाँ खड़े हैं वह भी ज़मीन ही है। उसे देखें, वहाँ मजबूती से पाँव जमा कर खड़े हों। मगर पाँव जमाए कैसे? जहाँ खड़े होते हैं वह ज़मीन क्या हमारी होती है? कभी भी कोई धक्का देकर हटा सकता है। ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, उस पर हर आदमी का हक है, कब्जा नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने कर रखा है, और ज़मीन इस तरह कब्जा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है उन्हें बेदखल करना होगा। अपी मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, लो शुरू हो गया इनका समाजवाद। अपी को मुकुल के समाजवाद से नफरत नहीं, लेकिन चिढ़ जरूर है। चिढ़ का कारण है, मुकुल ने अपने जीवन की जो प्राथमिकताएं बना रखी हैं उनकी सूची में अपी का नंबर बहुत बाद में आता है। यूनियन पार्टी अखबार पोस्टर से फुर्सत मिलेगी तो अपी याद आएगी। फिर भी दावा यह है कि अपी से प्यार करते हैं और उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कभी कभी अपी को लगता है मुकुल के साथ उसकी ज़िंदगी निभ नहीं पाएगी, बेहतर हो अपी कोई विकल्प ढूंढ ले। मगर दिक्कत यह है कि विकल्प मिलता नहीं। मुकुल से तुलना करती है तो दूसरे लड़के एकदम गावदू नजर आते हैं, और अपी अपने से 8-9 साल बड़े इस आदमी से प्यार करने को मजबूर है। मुकुल कह रहा है, भोलाराम ने गलती यह की कि उन लोगों को बेदखल करने की नहीं सोची, उल्टे उन्हीं लोगों में शामिल होने की सोचता रहा, उन्हीं लोगों की तरह जमीन पर कब्जा करने की सोचता रहा। तुम समझती हो वह सर्वहारा था? नहीं, तुम शायद सर्वहारा का मतलब नहीं जानती।
शब्दों का प्रयोग उनके सही अर्थों में होना चाहिए, नहीं तो वे लोग हम नहीं तो हमें गलत नतीजों तक पहुंचा देते हैं। भोला राम सर्वहारा नहीं था, काल्पनिक ही सही, जोड़े हुए पैसों की शक्ल में ही सही, उसके पास जमीन थी जिसे वह बार बार खोता रहा। चोर उसकी बचत के पैसे नहीं, हर बार उसकी जमीन चुराते रहे और वह आखिर तक यह बात समझ ही नहीं सका। इसलिए मैं कहता हूँ कि वह एक बेवकूफ़ और मज़ेदार आदमी था और उसने ज़िंदगी भर जो संघर्ष किया, इतना सब सहा, सो सहना संघर्ष नहीं होता। अपी हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि जो जितना दुख सहन कर ले वह उतना ही वीर, लेकिन यह वीरता नहीं है अपी, कायरता है। अत्याचार को सह लेना, अत्याचारी को शह देना है और उसे मजबूत बनाना है। संघर्ष कहाँ, यह तो दुश्मन के हाथों में खेल जाना हुआ। यानी तुम्हें भोला राम जैसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं? मुझे ऐसे लोगों पर तरस आना आता है, सहानुभूति नहीं होती। और अकाल में जो लोग मर रहे हैं उनसे, अकाल में मरने वाले तुमने कहाँ देख लिए? समाज सेवा करने गई थी तब? हाँ, तभी अपी ने समाज सेवा कैंप से लौटने के बाद से आज तक अपने अनुभवों के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। आज कहने लगी। मुकुल सुन रहा है, वह गंभीर हो गया। अपी की तरफ नहीं, सूखी हुई झील की तरफ ताक रहा है जिसमें अब थोड़ा ही जल शेष रह गया। अकाल के अपने अनुभव उसके मन में जागने लगे। चाहता है अपी को रोक दे, लेकिन बोल नहीं पाता। आंखों में उनके दृश्य, अनेक दृश्य उमड़ आते हैं। पानी और हरियाली की खोज में अपने ढोर डंगरों सहित निकले हुए लोगों के काफिले, अपनी धरती का मोह छोड़कर अपनी बस्तियां उजाड़कर जाते हुए लोग, राह चलते प्यास से मर जाने वाले एक बच्चे का चुपचाप रेत में दबाकर आगे बढ़ जाने वाले लोग, अपना शरीर मौत के हवाले करने के बजाय 7 शहर ले जा सकने वाले लोगों को हवाले देती हुई औरतें, एक कौर रोटी और एक घुट पानी के लिए रिरियाते हुए भिखारी, 50-60 पैसों के लिए सारे दिन अपनी बची कुची ताकत निचोड़ कर बेचते हुए मजदूर। उन दृश्यों को याद करना भी। अचानक मुकुल को गर्मी लगने लगती है। देखता है धूप निकल आई है, झील के पार की पहाड़ी के पीछे है से पूरा सूरज उठाया है। अपी कह रही है, सच मुकुल, यह सब देखकर जीवन में मेरी आस्था बिल्कुल समाप्त हो गई। तुम कहा करते हो कि यह जनता जागेगी, एक दिन आएगा जब ये जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर लोग भले आदमियों की तरह जीने की मांग करेंगे, उनके लिए कोई बड़ी लड़ाई छेड़ेंगे, दुनिया बदलेगी। लेकिन मुकुल को पता नहीं वह दिन कब आएगा, आएगा भी नहीं, कौन जाने। और तब ये लोग यही तब तक मरते रहेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह। कहते कहते अपी रोने लगती है। मुकुल झील के पार देखना छोड़कर अपी की तरफ देखता है, पीठ पर हाथ रखकर सांत्वना देने की कोशिश करता है। कहता है, मुझे मालूम है अपी, तुम मेरी बातों से चिढ़ती हो, उनमें विश्वास नहीं करती, और मैं तुम्हें विश्वास दिला भी नहीं सकता। किसी तर्क से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि जिंदगी मौत से बेहतर है, लेकिन हम इसे सच मानते हैं, इस सच में आस्था रखते हैं। छोड़ो मुकुल, कोई और बात करो। मुकुल चुप रहकर थोड़ी देर अपी को देखता रह जाता है, फिर धीरे धीरे कहना शुरू करता है, अपी, अकाल मैंने भी देखा है, देखा ही नहीं मेरे ऊपर बीता है। तुम्हें पता है मेरा गांव कहाँ है? नहीं। अकाल ग्रस्त इलाके के बीचों बीच। अब तक किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बता रहा हूँ। मैं गाँव क्यों गया था? माँ ने किसी से चिट्ठी लिखवाई थी कि मेरे भाई सूखा पड़ जाने के कारण शहर चले गए थे और कुछ दिन से भाभी का पता नहीं। अरे, यहाँ से जाते समय बहुत परेशान था, इसलिए तुमसे मिला नहीं। वहाँ पहुँचा तो गांव करीब करीब खाली हो चुका था। अपना घर देखकर लगा जैसे मुद्दत से कोई नहीं रहता। माँ को ढूंढता हुआ गली से निकला तो एक बूढ़ा मौत का इंतजार करता सा बैठा दिखाई दिया। पहले तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, बताने पर पहचाना तो बिल्कुल ठंडी आवाज़ में बोला, थारी माँ मर गई रे मुक्का। क्या माँ? हाँ अप्पी, माँ नहीं रही, भाभी का भी कुछ पता नहीं चला, कहकर मुकुल चुप हो जाता है। अप्पी भी कुछ नहीं बोल पाती। थोड़ी देर बाद मुकुल फिर बोलता है, और तब अप्पी, मुझे भी लगा था कि जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं वहाँ से चल दिया था। कई दिनों तक पागल सा चारों तरफ मंडराती मौत के बीच घूमता रहा। तुम जैसे अकाल पीड़ितों की सेवा सहायता करने वाले लोगों के 1-2 दल मुझे भी मिले थे और मुझे उनसे नफरत हुई थी। उनके पास अपना राशन पानी था, अपनी जीपें और मोटरें थी, और वे अकाल में बस एक सुरक्षित दूरी तक आए थे। जब भी इन पर कोई संकट आए, वे आराम से अपने शहरों को वापस हो लेते। धूप से बचने के लिए उनके पास छाते थे और प्यास से बचने के लिए पानी की बोतलें, और वे अकाल पीड़ितों को दवाइयाँ बांट रहे थे। दवाइयाँ। एक गहरी सांस लेकर मुकुल चुप हो गया। अप्पी ने उसकी सांस से दबी हुई सिसकी सुनी। देखती है मुकुल के गालों पर आंसू बहाए। अप्पी ने मुकुल को हमेशा हंसते हुए देखा, रोते हुए आज पहली बार देख रही थी। अंदर हुक सी उठती है, अप्पी की रुलाई फूट पड़ती है। हाथ अपने आप मुकुल की तरफ बढ़ गए। सिसक सिसक कर रोते हुए बच्चे की तरह मुकुल का सिर उसके सीने पे आ टिका। दोनों रो रहे थे, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते थे, और अच्छा है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा था। खूब रो चुकने के बाद एक दूसरे के आंसू पहुंचकर दोनों चुपचाप अपनी जगह से उठ जाते हैं। धूप अच्छी तरह निकल आई। अप्पी की शॉल में गर्मी
शॉल से गर्मी लगने लगी। शॉल उतारकर उसकी तह कर लेती है और उसे अपनी बाईं बाँह पर डाल लेती है। दाहिना हाथ मुकुल के हाथ में और उस हाथ में जो गर्मी है अप्पी को अच्छी लग रही है। सड़क की तरफ आते हुए ढाल पर उतरते समय अप्पी कहती है, फिर भी तुम इतना हंस लेते हो मुकुल। मुकुल कोई उत्तर नहीं देता। थोड़ी देर चुपचाप चलने के बाद कहता है, हम बड़े गलत संस्कारों में पले हैं अप्पी। लोगों को दुखी देखकर हम दया और करुणा से भर जाते हैं, दो चार आंसू बहा लेते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमने सब कुछ जान लिया। मुकुल के लिए पूरी सहानुभूति होते हुए भी उसका व्यंग अप्पी को चुभ गया। जब कहती नहीं, जैसे अपने आप उससे के मुंह से निकल जाता है, लेकिन वास्तव में अच्छे और ज्ञानी तो वे हैं जो बड़े बड़े दुखों को भी हंसी में उड़ा देते हैं। क्यों? हंसता तो हूँ अप्पी, लेकिन यह कोई नशा नहीं है जिसमें दुख झेला और भुलाया जा सके, और हंसना दुख की उपेक्षा करना भी नहीं है। कभी मेरी जिंदगी में आकर देखो, जिन लोगों के बीच रहता हूँ उनके दुखों की सीमा नहीं है, लेकिन वे अपने बीच किसी मुंह लटकाए रहने वाले को पसंद नहीं करते, खुद भी गला फाड़ कर हंसते हैं, और फिर इसे तुम उनका नशा ये बेवकूफ़ी नहीं कह सकती। स्वर से अप्पी को लगता है मुकुल को उसकी बात से दुख हुआ है, पछतावा सा होने लगता है। मुकुल को और दुखी करने का तो उसका इरादा नहीं था। मुकुल फिर बोलता है, गांव से लौटकर मुझे भी तुम्हारी तरह निराशा का दौरा पड़ा था। सारे कामों से छुट्टी लेकर 8-10 दिन कमरे में पड़ा रहा। लोगों ने बार बार मुझे बुलाया, मैंने कहीं नहीं गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब सारे झंझट छोड़ दूंगा, बस नौकरी करूंगा और जब तक जिया जाएगा जीता रहूंगा। लेकिन एक दिन एक मिस्त्री आया, वह लोको वर्कशॉप में काम करता है। वैसे मैं जानता हूँ वह मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन उस दिन उसने मुझसे ताबड़तोड़ गालियाँ देते हुए कहा, बाबू तुम समझता है कि तुम नहीं आएगा तो हमारा काम रुक जाएगा? तुम साला अपने आप को समझता क्या है? अकाल में हजारों आदमी मर गया, तुम भी मर जाओ, तुम्हारे वास्ते हम लोग बैठा नहीं रहेगा। दुनिया को चलना मांगता और दुनिया यूं ही चलेगा। तुम बाबू लोग है, तुम लड़ाई से भाग सकता है, हम लोग भाग के कहाँ जाएगा? अपन को तो लड़ना ही मांगता। मैं उसकी बातें सुनता रहा और मुझे लगा जो काम कोई दवा नहीं कर सकती उसकी गालियों ने कर दिया। उसके आने से पहले मैं बेहद उदास बैठा था, लेकिन जब वह मुझे गालियाँ सुनाकर जाने लगा तो मुझे हंसी आ गई और मैं इतने जोर से हंसा कि मिस्त्री जाते जाते पलटकर मुझे धमकाता हुआ बोला, तुम हंसता काई को? मैंने कहा, मैं अभी चलता हूँ, भागकर मैं भी कहाँ जाऊँगा। किस्सा सुनाकर मुकुल फिर हंसने लगा। अप्पी को आश्चर्य हो रहा था, यह वही मुकुल है जो थोड़ी देर पहले फूट फूट कर रो रहा था। थोड़ी देर पहले जो पछतावा सा अप्पी के मन में भर गया था वह अब अपने आप ही दूर हो गया। उसे मुकुल पर गुस्सा आने लगा, यह मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा।